गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, यह पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसको दोहराते हुए इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। आपके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, यानी कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अपने भावों और विचारों को प्रकट भी करते हैं, साथ ही दूसरे व्यक्ति के भावों और विचारों को ग्रहण भी करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित, यानी कि बोलकर और लिखकर प्रकट करना अपने भावों को। परिवार से सीखी भाषा मातृभाषा कहलाती है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने परिवार के सदस्यों से ही बोलना सीखता है, इसलिए वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। यदि बच्चा पंजाबी परिवार से है तो उसकी मातृभाषा भी पंजाबी होगी। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत फैला हुआ है, वो बहुत व्यापक है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित है। भाषा से ही निकल के आपकी बोली बनी है। बोली में जब साहित्य रचना होती है तो वह भाषा बन जाती है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम उसको पहचान पाते हैं कि यह कौन सी भाषा का वाक्य है। तो इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं संकेतों को लिपि कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं, यानी व्याकरण ही है जो हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसकी दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। यानी कि आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, गद्य जो है उसमें लय, ताल ये सब नहीं होता और उसमें अधिक शब्दों में अधिक बातें होती हैं, जबकि पद्य में आपकी कविताएं होती हैं, उसमें लय, ताल, तुकबंदी ये सब होता है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि आपको यह पाठ कितना समझ में आया है। प्रश्न आपका सोचो और बताओ। ये आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, यानी आपके सामने जो प्रश्न है उसके लिए 4 उत्तर हैं, उनमें से कोई एक उत्तर आपका सही है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाव और विचारों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या इन सभी को। तो आपका सही उत्तर है भाव और विचारों के आदान प्रदान के साधन को। प्रश्न 2, लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, इन सभी को। तो आपका उत्तर होना चाहिए इन भाषा के लिखने की विधि को। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह, अलग अलग संकेतों का प्रयोग होता है और इसी को कहते हैं लिपि। प्रश्न 3 है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या वैदिक भाषा। बोलकर यानी कि मौखिक, तो उत्तर आपका होना चाहिए मौखिक भाषा। प्रश्न 4, लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों को लिखित रूप या फिर किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, विचारों को बोल बोलकर लिखना। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए
विचारों का लिखित रूप। प्रश्न 5, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसका सही उत्तर है संस्कृत। प्रश्न 6, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22, 25। तो इसका सही उत्तर है 22। प्रश्न 7, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं? लिखित भाषा, उपभाषा, लिपि या बोली? इसका सही उत्तर है लिपि, क्योंकि लिपि के द्वारा हम चिन्हों को पहचानते हैं और यह पहचानते हैं कि वह कौन सी भाषा का है। प्रश्न 8, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? लिपि, वाक्य, भाषा या वर्ण? तो इसका सही उत्तर है भाषा, क्योंकि हमारा बात करने का माध्यम है वो भाषा ही होता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित। प्रश्न 9, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2, 5, 10 या 5? कितने रूप होने चाहिए? इसका सही उत्तर है 2। क्यों? आपकी मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसलिए आपका सही उत्तर है 2। प्रश्न 10, वाक्य किसे कहते हैं? भाषा समूह को, वर्ण समूह को, वर्गों के मेल को या फिर शब्दों के सार्थक समूह को? देखिए, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपके वर्णों से मिलके शब्द बनता है और शब्दों से मिलके आपका वाक्य। पर जब आपका शब्दों का सार्थक रूप होगा, यानी जब आपके शब्द ऑर्डर में होंगे, तभी हमारी बात पूरी हो सकती है और फिर हम अपने भाव को पूरी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके शब्दों का सार्थक मेल आपका वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आपका गृह कार्य आप यही है कि आपको यहाँ पाठ के जो भी मैंने प्रश्नोत्तर आज करवाए हैं वो सभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, साथ ही याद भी करने हैं। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।